सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसका नाम है क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में। हम लोग 23 और 24 के सेशन के हिसाब से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है, आप देख सकते हैं, किंग्स, फार्मर एंड द टाउन, किसान, राजा और शहर। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है। और चैप्टर अगर आप हिस्ट्री का देखें ना, तो पहला जो चैप्टर था ना, वो कहीं ना कहीं इतना रिलेट करता है आपको कि आप 0 से 3000 साल पीछे गए। और उसके बाद काफ़ी हद तक जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, और वो लगभग 1900 से अंत में देखी गई है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो सेकंड चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है, वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको 1000 साल का समय बता रहा है। और 1000 साल के समय को आप ऑफकोर्स एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में ज़रा से पन्नों में नहीं कर सकते हैं। नॉलेज भरमार है, लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग लगने की वजह से लोग उसे उतना डीपली समझते नहीं हैं। लेकिन ऑफकोर्स ई पाठशाला पे आपको इतना डीपली समझाने की कोशिश करी जाएगी कि आपको ओवरव्यू ना, जब आप फ्यूचर में यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करें तो आपको दिक्कत ना हो। मैं उस तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ऑफकोर्स पहला पार्ट है, तो यहाँ पे डाउनलोड ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। हमारे ई पाठशाला की जो भी वेबसाइट है, वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यंस टू द गुप्ता, यानी कि कहने का मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि हमारे इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा क्या था, आप लोगों ने पढ़ा था कि 0 से अगर हम लोग 3000 साल आगे जाते हैं तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इस सेकंड चैप्टर के अंदर आपको 0 से 600 साल पीछे और 0 से 600 साल आगे का पूरा इतिहास मिलेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में आपको किन के बारे में पता चलेगा, मौर्यंस के बारे में पता चलेगा, मौर्यास। और इस टाइम पीरियड पे आप याद रखना, आपको गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलेगा। कारण समझो, कारण क्या है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बीच में आज भी डिफरेंट नहीं पता है कि क्या ये दोनों एक जैसे नाम है, या समुद्रगुप्त का, या उसे भारत का नेपोलियन क्यों बोला जाता है, कुमार गुप्त का, राधा गुप्त का, विष्णु गुप्त का, स्कंद गुप्त का, स्कंद पुराण क्या है, सब कुछ ना मिक्सचर हो जाता है। और मिक्सचर ना हो, इसी वजह से आपको बड़ा ही मैं क्या कहते हैं, इतना क्लियर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम पूरे चैप्टर में करने क्या वाले हैं। यानी कि 0 से अगर हम लोग 600 साल पीछे जाते हैं तो हमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका और उसके बाद लास्ट में बृहद्रथ जो है, उन तक का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे 322 से लेके लास्ट 180 बीसीई तक। ये वो टाइम पीरियड है, गुप्ता का टाइम पीरियड नहीं है, ये मौर्यंस का टाइम पीरियड है। इतना ज़रूर फोकस करना। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से गुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त सेकंड, स्तन गुप्त, है ना, और उसके बाद पुराण गुप्त है, पता नहीं कितने सारे गुप्ताज आए हैं। और हमें लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें बता दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों मेरे, क्योंकि कारण ये है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से कम 1000 साल के डिफरेंस पे है। और एनसीईआरटी में बड़ा ही उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि लगभग एक जैसा है। तो मुझे लगता है कि जो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बेस्ड है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कारण ये है कि तमिल की जो बुक्स अगर आप देखने को मिलेगी, कर्नाटका की अगर आप हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे बुक की, तो बड़ा ही मतलब अच्छी तरीके से उसको सिस्टमैटिक वे से कौन कब आया, कौन कब आया, कौन कब आया, वो है। बट एनसीईआरटी के अंदर इसकी कमी है। तो चलो, कमियां ना निकालते हुए हम समझेंगे और इसे कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक समय पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित। क्या है, थोड़ा सा इसे वाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग 0 से 3000 साल पीछे आते हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित थी। और लगभग 1900 बीसीई का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक ये सभ्यता ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बहुत सारे कारण थे, मैं एक कारण को नहीं उठाऊंगा। अब यहाँ पे जब सभ्यता के ख़त्म होने का कारण था, तो अब डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर के अंदर तो आपको 600 बीसीई के टाइम पीरियड की बात बता दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, 1900 से लेके 600 के टाइम पीरियड का ना हमारे पास कहीं पे रिटर्न सबूत कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ भी नहीं है। कोई बुक कुछ और लिख रही है, कोई बुक कुछ और लिख रही है।
वो ये कह रही है कि यहाँ पे 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो मे भी शायद से ऐसा हो सकता है कि इस बीच ऋग्वेदा लिखे गए होंगे, इस बीच ये वेद लिखा गया होगा, इस बीच महाभारत रामायण पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं क्या कह रहा हूँ, एनसीईआरटी या किसी और बुक में अगर आप जाते हो तो लगभग इस टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ है और लगभग इस टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हम ऐसा चल सकते हैं कि अगर 1900 बीसी के टाइम पीरियड में अगर हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी होगी तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो लगभग 1500 बीसी और 1000 बीसी आएगा। तो एनसीईआरटी इस चीज़ को ना बड़ी ही क्लियर कट बता रही है कि जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऋग्वेद या मतलब क्योंकि वो नदियों के पास थे तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि थे वो इंडस या उसके सहायक नदियों पर ऋग्वेद जैसी चीज़ें लिखा करती थी। याद रखना ये वही टाइम पीरियड है जब हड़प्पा सभ्यता चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पेस्टोलिस एविडेंस मिले। हमें ये देखने को मिला कि जहाँ इंसान एक जगह रहना चालू कर दिया था, खेती करना चालू कर दिया था, तो उसके हमें दूसरी जगहों पे भी सेटलमेंट देखने को मिले। और उसके बाद हमने देखा कि इंसान ने कहीं ना कहीं अब एक घर को बनाने के साथ साथ यहाँ पे पत्थरों की रचनाओं के साथ साथ घर बनाने चालू कर दिए, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली बात है। यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से, विशाल विशाल पत्थरों से, जैसे हम मेगालोथिक एज बोलते हैं, उन पत्थरों से कहीं ना कहीं इसको काफ़ी हद तक चीज़ों को बनाना चालू करा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये वो टाइम पीरियड बोल सकता हूँ कि जिस टाइम पीरियड पे अभी लोहा नहीं आया होगा, अभी बिल्कुल सही तरीके से कॉइनेज नहीं आया होगा। लेकिन अगर हम नाना करके भी 1000 बीसी के टाइम पीरियड तक को देखें, मतलब जीरो, अभी हम 600 के पास नहीं गए पर 1000 बीसी के टाइम पीरियड पे देखें तो इंसान काफ़ी हद तक सक्षम हो चुका था और एग्रीकल्चर कर रहा था, दूसरी जगहों पे भी एग्रीकल्चर कर रहा होगा। और इस टाइम पीरियड पे 4 वेद लिखे गए होंगे, जैसे हम ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और उसके बाद यजुर्वेद। कहा जाता है कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया होगा, जो आप 3rd चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको उसमें जानने को मिलेगा, बट ऑफकोर्स इसमें नहीं जानने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने क्या कहा कि पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया था कि लेट हड़प्पन कल्चर के अंदर हमने देखा कि 900 के टाइम पीरियड में ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। लेकिन इतिहासकर्ता जो बताते हैं ना, वो बताते हैं कि अगर हमें भारतीय इतिहास को समझना है तो हम ऐसे हवा में कुछ भी नहीं कह सकते। आपको कैसे पता कि चंद्रगुप्त इस टाइम पीरियड पे आया, आपको कैसे पता कि 620 ही एक टर्निंग एज है, ये सब अंदाजे पे बेस्ड है। मतलब अगर हमें किसी भी इतिहास को जानना है तो हमें 3-4 चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है कि जो राजा था उसने कहीं इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे कुछ लिखा, कहीं टेक्स्ट मटेरियल पे उसके बारे में कहीं कुछ लिखा गया, क्या उस टाइम पीरियड पे कुछ सिक्के थे या नहीं थे, उसके द्वारा बनाया गया महल या उसके द्वारा बनाया गया कुछ सामान, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है, जब ही हम पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि अगर सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं किंग्स, फार्मर और कास्ट के बारे में, मतलब जो भी चैप्टर सेकंड है इसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 6 चैप्टर के अंदर ये वाला टाइम पीरियड जो 600 बीसी का टाइम पीरियड है वो टर्निंग एज क्यों बोला जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है, ये यहीं नहीं बोला जाता, ये पूरे दुनिया में बोला जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप 3rd चैप्टर 11th क्लास का पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं द कॉन्टिनेंट अक्रॉस द 3 एम्पायर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 3 साम्राज्यों में फैला हुआ, मतलब 3 राज्यों, महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो वहाँ पे भी यही दिखाया गया कि 600 बीसी के टाइम पीरियड पे बदलाव होने चालू हुए और इंडिया के अंदर भी यही दिखाने की चालू करी गई। जब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स आप अमेरिका का इतिहास पढ़ोगे या किसी और का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको यही टाइम पीरियड मिलेगा। तो उसी की चीज़ों को पकड़ते हुए सभी लोगों ने बोला कि 600 बीसी ही एक टर्निंग एज हो सकता है। कारण ये था कि उस समय लोहा आ गया था। आप खुद भी सोचिए, जहाँ पेड़ पौधे इतने सारे थे, एग्रीकल्चर कम प्लेसेस पे होता था, जनसंख्या बढ़ रही है, लोहा आ गया तो लोगों ने क्या कहते हैं पूरे के पूरे जंगल काटने चालू कर दिए। और जब लोगों ने पूरे के पूरे जंगल काटने चालू कर दिए तो उसके बाद तो फिर जब लोहा आया तो जंगल कटते चले गए, एग्रीकल्चर बढ़ता चला गया। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि प्लेन सरफेस जो आपको यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्लेसेस, पंजाब, हरियाणा, ये जो दिखाई दे रहा है सब पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। लेकिन 600 बीसी के आने के बाद आप कहेंगे कि जब क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि अशोक, चंद्रगुप्त, उनके फादर भी पैदा नहीं हुए थे जब तो लोहे का आविष्कार हो चुका था। अब लोहे का आविष्कार कैसे हुआ, ज़्यादा आपके फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट है आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स हुआ था।
उसके बाद मैं कह सकता हूँ नए कॉइन की शुरुआत हुई, उसके बाद नए साम्राज्य, शहर और सिटीज़ इनका डेवलपमेंट हुआ और नए धर्म, हिंदू धर्म का इतिहास बड़ा पुराना है, सनातन धर्म बोला जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसी दौर पे ही कहीं ना कहीं जैन और बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई होगी। यानी कि अगर हम लोग पकड़ के चले तो 1900 बीसी के अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं ये ख़त्म हुई सभ्यता, और हम 600 बीसी का पढ़ रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 1500 साल का 1300 साल का इतिहास जो है एनसीईआरटी ने गायब कर दिया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करना कि अगर एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों कर दिया है, क्योंकि देखो हमें महारत हासिल नहीं करनी है, डीपली पढ़ने के लिए हमारे पास दूसरी बुक भी पड़ी हुई है, जब आप इन फ्यूचर दूसरी बुक पढ़ोगे तो इतना मत सोचना, बस ये समझना कि 600 बीसी के टाइम पीरियड में ये एक टर्निंग एज था। क्योंकि मैंने कहा नए साम्राज्य और शहर बसने चालू हुए, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि ऐसे आज की डेट में 28 साम्राज्य हैं और 28 जो हैं वो राज्य हैं, उनके पूरे भारत का एक मालिक है, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर 16 महाजनपद होते थे। हर जनपद की अपनी खुद की राजधानी होती थी, हर जनपद की कैपिटल अच्छी तरीके से होती थी, हर जनपद के अंदर अपना राजा होता था, लेकिन पूरा भारत किसी ने जीता नहीं हुआ था। एक बंदा आया था अलेक्जेंडर, पूरे भारत को जीतने के लिए आया था, चंगेज़ खान भी में भी शायद से आया था लेकिन नहीं जीत पाया। लेकिन आप ये देखेंगे कि 600 बीसी के टाइम पीरियड में पूरा भारत उस टाइम पे एक अकेले बंदे ने, जैसे हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, और आज की डेट में कितने बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम सम्राट रखा जाता है, अशोक रखा जाता है बड़े गर्व से, तो वही अशोक था जिसने अखंड भारत, जैसे आज हम अखंड भारत बोलते हैं, अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक वो पूरा भारत जो जीता वो अशोक ने जीता। और यहीं पे उस चैप्टर की शुरुआत होती है कि यहाँ से 16 महाजनपदों को जीतने वाला, आप देख सकते हैं इनकी अलग अलग, जैसे आज की डेट में मैंने बताया ना कि 28 राज्य हैं, उस समय पे 16 राज्य होते थे, इनकी अपनी खुद की राजधानी अलग अलग है। ये मैंने एनसीईआरटी में यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन कर दी है, मैंने वेबसाइट से उठाया है, आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कैपिटल किसकी क्या क्या थी। ठीक है, जैसे कुरु की इंद्रप्रस्थ, आपको पता होगा इंद्रप्रस्थ जी जो थे वो क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ के लिए बड़ा झगड़ा हुआ था, महाभारत का सिस्टम आपको पता होगा, 3rd चैप्टर में जानोगे। तो उस समय वो क्या कहते हैं कुरु की कैपिटल थी, और उसके बाद मत्स्य भी एक जगह है ना, उस यहाँ पे सुरसेना राज्य का नाम था, लेकिन वहाँ पे जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। तो गांधार एक जगह है, आपको पता है गांधारी उससे रिलेटेड है, पर उधर की कैपिटल तक्षशिला बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम पे उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है ये भी इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों आपने बस इतना जानना है कि अगर पूरे के पूरे महाजनपद बसने चालू हुए, पहले तो जनपद क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में समझिए। पद एक तरीके का विलेज हो गया, जनपद एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट हो गया, महाजनपद एक तरीके का स्टेट हो गया। तो इस तरीके से महाजनपदों की संख्या बढ़ती चली गई। महाजनपदों पे जो जो राजा राज करते चले गए, जो अटैक करते चले गए, वॉर करते चले गए, उनकी टेरिटरी जो है बढ़ती चली गई और कैपिटल बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से 600 बीसी के टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं नए साम्राज्य यानी कि 16 महाजनपदों की शुरुआत हुई। और एग्जैक्टली किसी को फिक्स टाइम पीरियड नहीं पता है, मैं आपको बता दूं मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो एनसीईआरटी बताती है, जो ज़्यादातर टेक्स्ट्स बताते हैं वो यही बताते हैं कि ये दौर एक टर्निंग एज वाला था। ठीक है, उसी टाइम पीरियड पे ये कहा जाता था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह कोई ना कोई राजा हुआ करता होगा, कहीं ना कहीं कोई ग्रुप भी राज करते थे, कहीं ना कहीं कहीं पे क्या कहते हैं जो महंत होते हैं वो राज किया करते थे, सबकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं गण जिन्हें हम बोलते हैं किंग बोलते हैं वो राज करते थे। हर किसी की जो भी कैपिटल होती थी बड़ी मजबूत होती थी। जैसे मैंने अभी कहा कि श्रीनगर कुछ अभी हमने नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने नाम पढ़ा था, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, हाँ सुरसेना जो महाजनपद का नाम था उसकी मथुरा थी। तो ऑफकोर्स सोचो जहाँ मथुरा होगा तो ऑफकोर्स वो तो अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड होगा ना। आज की डेट में भी देख लो भाई, जहाँ पे मोदी जी साहब रह रहे हैं, प्रधानमंत्री रह रहे हैं, तो वहाँ की कैपिटल जो होगी वो अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड होगी ताकि हमला जो है दुश्मन लोग करे ना। तो ये एक है अच्छी बात, क्योंकि साम्राज्य के अंदर जो जहाँ राजा रहता है वो कैपिटल होती है, वो राजधानी होती है, तो उसको अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड करना ज़रूरी है। हर साम्राज्य के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो स्टैंडिंग आर्मी होती है, जैसे आज की डेट में हर राज्य की अपनी खुद की सेना है, बोले तो अपनी खुद की पुलिस है, पर आर्मी जो होती है वो सेंट्रल के अंडर में आती है।
लेकिन सेना जो होती है हर राज्य की वो अपनी होती है। यूपी की यूपी में होगी, बिहार की बिहार में होगी, दिल्ली की दिल्ली के अंदर होगी, तो ऐसा होता है। तो उस टाइम पीरियड पे जो भी भर्तियां लेते होंगे ये लोग, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते होंगे उन्हीं की भर्तियां लेते होंगे, उनको सैलरी वेतन पे दिया जाता होगा। आज की डेट में देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे मनुस्मृति भी थी, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र भी थे। लोगों ने कुछ सिद्धांतों पे भी राज्यों को उस समय चलाया होगा, या राजा खुद के अपने कोई नियम बना देता होगा, ऐसा कुछ भी था। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए विदाउट टैक्स कोई देश नहीं चल सकता, या कोई राज्य नहीं चल सकता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। राजा को आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति ही टैक्स की वजह से हुई थी कि थर्ड स्टेट के लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स देते ही नहीं थे। तो यहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि जब इस टाइम पीरियड पे राजा राज करता होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी से या तो टैक्स लेता होगा या तो भेंट लेता होगा टैक्स के रूप में। तो याद ज़रूर रखिए, जब पैसा आ गया तो पैसे के टाइम पीरियड पे टैक्स हो गया पैसे के रूप में, और जब कोई पैसा नहीं था तो भेंट लिया करते होंगे ये लोग। सो ये एक छोटा सा बेसिक था बताने के लिए कि चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है या है क्या चैप्टर के अंदर मेन, उस पर फोकस करते रहिएगा ताकि आपको बेसिक समझ में आता रहे, नहीं तो ऐसे पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो गाइस, दिस साइड योर विजय है, आप ये पाठशाला के चैनल को देख रहे थे। वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। जय हिंद जय